स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। एग्रियन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है द कंपनी बिकम्स अ दीवान। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या कंपनी किस कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी किस में चेंज हो रही है? एज अ दीवान। अब ये दीवान क्या है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए, आपको इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर में जो आपके मुगल एम्पर थे वो क्या हुए थे? शाह आलम, वो हार गए थे। उसके अलावा बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ये सब लोग कौन हो गए थे? ये लोग हार गए। जब ये लोग हार गए तो इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, एक संधि साइन की गई, और उस संधि को, उस ट्रीटी को बोला जाता है इलाहाबाद की ट्रीटी। कहाँ पर हुई ये ट्रीटी? इलाहाबाद में। और उस इलाहाबाद की ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने इन लोगों से क्या, मुगल एम्पर से किस चीज़ की डिमांड की? ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पर से दीवानी राइट्स की डिमांड की। उन्होंने कहा कि आप हमें क्या कीजिए, दीवानी राइट्स दे दीजिए। किन जगहों के? 3 जगहों के। कौन कौन सी जगह थी वो 3? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आप हमें क्या कीजिए, आप हमें दीवानी राइट्स दे दीजिए, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। तो वही चीज़ है। और जब उनको दीवानी राइट्स मिल जाएंगे, दीवानी राइट्स का मतलब समझिएगा, दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी राइट्स का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स और फ्रॉम द पीपल्स। क्लियर है? यानी कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो किसके पास चला जाए? ब्रिटिशर्स के पास। तो उसी को जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। तो अब ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? एज अ दीवान। दीवान समझ में आया? दीवान का मतलब क्या है? तो जो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब कंपनी क्या बन गई? पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ट्रेडर थी। अब कौन बन गई? वो दीवान बन गई। क्लियर है? तो ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 में, ऑन 12th August 1765, the Mughal emperor appointed a East India Company as a Diwan of Bengal। मैंने आपको बताया 12 अगस्त 1965 में मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका अधिकार दे दिया? दीवानी राइट्स दे दिए। उनको एज अ दीवान अपॉइंट कर दिया। कहाँ पर? बंगाल में, उसके अलावा बिहार में, उसके अलावा उड़ीसा में। क्यों? वाई? तो वाई मैंने आपको बताया। वाई क्या था कि 1964 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्परर्स हारे थे, और हारने की वजह से ट्रीटी उन लोगों के बीच में साइन हुई, और उस ट्रीटी में इस बात को कहा गया, इसलिए ये राइट्स उनको दिए गए। क्लियर हुआ इतना? अब क्या हुआ? कंपनी क्या बन गई? कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि इंडिया के अंदर या बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि पैसे वगैरह से रिलेटेड काम का जो भी थे, वो सारे अधिकार किसके पास चले गए? ब्रिटिशर्स के पास। क्लियर है? अब पैसे वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होता था किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास में। क्लियर है? तो ये किसके पास अधिकार चले गए? ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर्स इसके बदले में कुछ पैसा किसको देते थे? मुगल एम्परर को दिया करते थे। अब देखिए ब्रिटिशर्स कितने चालू हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया है कि दीवानी राइट्स लिए हैं। किन से? मुगल एम्परर से। उन्होंने कहा कि राजा आप ही रहिए, हमें सिर्फ आप क्या कर दीजिए? दीवानी राइट से क्या होगा कि जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उस जनता के दिमाग में ये रहेगा कि हमारा राजा तो अब भी वही है जो पहले था, है ना। सिर्फ क्या हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया है, वो दूसरे के हाथों में चला गया है। क्लियर है? और ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा होगा? ब्रिटिशर्स को राजा बनने से कोई मतलब ही नहीं था। राजा ब्रिटिशर्स को तो किस चीज़ से फ़ायदा था? सिर्फ खाली क्या चाहिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए था? सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। क्लियर है? तो उन्होंने दीवानी राइट्स अपने हाथ में लिए। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे ये कौन बने? कंपनी क्या बनी? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनी।
जब पूरे देश, पूरे उन तीनों प्रोविजंस के अंदर जो पैसे से लेन देन का जो काम है वो कौन करेंगे? अगर कंपनी करेगी तो इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी बेटा। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड। किस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आई? एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड्स, एक तो ये काम आया, एंड दूसरा क्या आया? एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, दूसरा रेवेन्यू रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। क्लियर है? देखिए, गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती है, तो उस टैक्स के बदले में आपको सुविधाएं भी तो देती है, आपके लिए रोड बनवाती है, आपकी लैंड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी का इंतजाम करती है नहीं करती है बेटा? है। तो सेम एज अ वे यही होता था कि उस समय पे भी यही होता था कि किसान या फिर जो लोग थे वो क्या करते थे? रेवेन्यू पे करते थे, कुछ टैक्स पे करते थे, और उसके बदले में राजा क्या करता था? उनको कुछ सुविधाएं देता था। क्लियर है? अब जब टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका आ गया? कंपनी का आ गया, तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आ गई? इसकी आ गई कंपनी की आ गई कि कंपनी क्या करे? लैंड्स एडमिनिस्ट्रेटिंग करे, यानी कि उनको किसानों को सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराए, अच्छे से अच्छे लैंड्स को वो अवेलेबल कराए, अच्छे से उनकी लैंड्स का ध्यान रखे, फार्मर्स का ध्यान रखे। क्लियर? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई? कंपनी की आई। और इसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन की भी काम किसके पास आया? कंपनी के पास आया। ठीक है? अब देखिएगा, कंपनी जो थी वो क्या थी? वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी। वो इंडिया आई थी क्या करने के लिए? बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, सामान खरीदने और बेचने के लिए। तो उसका जो मेन वर्क था कंपनी का, वो क्या था? वो था प्रॉफिट कमाना। वो क्या था? प्रॉफिट कमाना। उसे सिर्फ एक चीज़ से मतलब था, वो क्या था? प्रॉफिट। तो अब जब वो कौन बन गए? दीवान बन गई है कंपनी। तो दीवान बनने के बाद उसका मेन काम क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। क्लियर है? तो उसने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड्स, यानी कि उन्होंने सुविधाएं देना बंद कर दिया किसानों को, और उनको सिर्फ किस चीज़ से मतलब था? उनको सिर्फ अपनी एक चीज़ से मतलब था, वो था रेवेन्यू। तो उनको पैसा मिलना चाहिए कहीं से भी, उनको प्रॉफिट कमाना था। क्लियर है? आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस लर्न बाय द कंपनी। अब देखिए, कंपनी ऐसा नहीं था बेटा कि आई और आते ही दीवान बन गई। कंपनी पहले आई, आकर उसने ट्रेडिंग वगैरह की, कम से कम 50 से 60 साल 70 साल क्या की उसने ट्रेडिंग की। उसके बाद उसे दीवानी राइट्स मिले हैं। तो उसने जो 50 साल जो 60 साल जो अपने गुजारे, उससे उसने बहुत अधिक मात्रा में इंडिया से एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने सीखा बहुत कुछ। और उन्होंने क्या चीज़ सीखा कि उन्होंने क्या बात जानी कि कंपनी एज अ एलियन पावर। वो जानते थे कि हम लोग क्या हैं? हम एलियन पावर हैं। अब एलियन पावर का मतलब यहाँ पे किससे? आप समझिएगा, एलियन पावर का मतलब यहाँ से है, एलियन से नहीं है। एलियन पावर का मतलब यहाँ से है, यहाँ पर है कि वो जानते थे कि हम लोग भारत के तो हैं नहीं, हम तो दूसरे देश से आए हुए हैं। क्लियर है? तो हमें भारत के लोगों की अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है। हम कैसे हैं? एलियन है। हम यहाँ पर कैसे हैं? एज अ एलियन है। क्लियर है? तो बाहर से आए हुए हैं, तो हमको पूरे कंट्री साइड्स की, हमें गाँव के लोगों की नॉलेज नहीं है। तो कंपनीज है ना एलियन पावर, तो उनको ज़रूरत थी। तो वो जानते थे कि हम लोग क्या है? एलियन पावर है, हम लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है इंडिया के बारे में, कौन सा गांव कहाँ पर है और कौन से गांव में कितने लोग हैं, कितने लोगों से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो उनको ज़रूरत थी, इट वॉज द रिक्वायर्ड टू पैसिफाई दोज हु रूल्ड द कंट्री साइड इन द पास्ट। तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कंट्री साइड्स में या गाँव में पहले से इस काम को करते आए हों। तो ऐसे ही काम कौन करता था पहले बेटा? ऐसे काम करते थे जो जमींदार होते थे या जो तालुकदार होते थे। क्लियर है? टैक्स कलेक्ट करने का काम पहले वही लोग तो करते थे। तो कंपनी ने भी यही देखा, कंपनी ने देखा कि अगर हमें यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है और हमें यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों को अपने साथ लेना चाहिए। तो किन लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया? जमींदार को और तालुकदार को। क्लियर है बेटा? दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेट, यानी कि वो इन जमींदार को और तालुकदार को एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, हटा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे, वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे किससे? पीजेंट्स से। तो कहीं ना कहीं पीजेंट्स क्या कर सकते हैं? रिवॉल्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे? पीजेंट्स को, हम जमींदार को और तालुकदार को अपने साथ रखेंगे और इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। क्लियर है? लेट अस सी वर्किंग फर्दर रेवेन्यू। आगे हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने अपने रेवेन्यू को जनरेट किया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इतना जाना बेटा कि
दीवान जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कैसे दीवान बनी, और दीवान बनने के बाद उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आई। तो उसके पास 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी आई, एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड्स की देखभाल करना और दूसरा रेवेन्यू को जनरेट करना। लेकिन उनका जो मेन मोटिव था वो था प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड्स पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया, रेवेन्यू जनरेशन पर ध्यान दिया। और दूसरा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये जान लिया था कि वो एक एलियन पावर है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो वो लोग क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंट्री साइड्स में क्या नहीं कर सकते, लैंड रेवेन्यू कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको हेल्प लेनी पड़ेगी किनकी, जमींदार की और किनकी, तालुकदार की। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।